स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज बात करेंगे नूह हिंसा की। नूह में जो वायलेंस हुआ 31 जुलाई को उसकी, और आपको आज पूरी असल कहानी बताएंगे आखिर में क्या हुआ था उस दिन नूह के अंदर। शुरुआत करते हैं पहले इस रीजन से। ये जो मेवात रीजन है ये हरियाणा में नूह तक और राजस्थान के अलवर और भरतपुर तक फैला हुआ है। ये जो पूरा इलाका है इसको अपने कई बार खबरों में ये रहता है अपने क्राइम की वजह से। जो यहाँ पे क्राइम है, और क्राइम भी किस तरह का, जिसमें गाय की तस्करी, बीफ ट्रेड, काउ स्लॉटरिंग, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो साइबर क्राइम है उसका एक तरह से अब हब बनता जा रहा है। मतलब आप भारत में अभी तक आपने नाम जमतारा का सुना होगा क्राइम में, साइबर क्राइम के अंदर, लेकिन अब जो नूह है वो अगला जमतारा बनता जा रहा है। जितने भी मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, साथ में जो बैंकों को काट के लूटा जाता है, जो ATM मशीन्स होती हैं उनको काटा जाता है, ये ज्यादातर क्राइम यहाँ पे मेवात रीजन से मिलते हैं। यहाँ पे जो अरेस्ट होता है वो मेवात रीजन से होता है। तो ये बहुत बड़ा एक क्राइम हब बनता जा रहा है। इसी मेवात रीजन के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है नूह। नूह की 80% पॉपुलेशन मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। 20% वहां पे हिंदू रहते हैं, बाकी अलग कम्युनिटीज के, रिलीजन के लोग रहते हैं। नूह की बात की जाए, आंकड़ों को देखा जाए तो पिछड़े जिलों में आता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो एरिया है वो बहुत ज्यादा इस तरह का है कि पॉपुलेशन अच्छी खासी है, लेकिन 80% पॉपुलेशन मुस्लिम है, 20% हिंदू यहाँ पे रहते हैं। नूह के करीब 7 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ एक मंदिर है, एक बहुत ही प्राचीन मंदिर, नलेश्वर महादेव का। ये जो नलर महादेव का मंदिर है, आसपास इसके तीनों तरफ अगर देखा जाए तो अरावली की पहाड़ियां, उनकी गोद में बसा हुआ है ये। और साथ में यहाँ पे ये जो मंदिर है इसका इतिहास बताया जाता है महाभारत काल से। महाभारत काल में इस जगह को बताते हैं कि इसी मंदिर को चुना था श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों का जो कॉम्प्रोमाइज था, जो उनका समझौता था ये कराने के लिए, इसी मंदिर को, इस जगह को यहाँ पे चुना गया था। तो नूह का जो इतिहास है वो आज से नहीं, महाभारत काल से। लेकिन अब ये हमारा इतिहास हो गया। आज के दौर की बात की जाए, आज के दौर में हुआ क्या कि 3 साल से नूह से ब्रजमंडल जो जलाभिषेक यात्रा थी वो निकाली जाती थी। 31 जुलाई 2023 को, इसी साल जुलाई के महीने में 31 तारीख को, सावन का महीना चल रहा था, सोमवार का दिन था, 31 जुलाई 2023 का दिन था जब इसी मंदिर से ब्रजमंडल यात्रा ये जो थी ये निकलने वाली थी। और इसका जो आयोजन था वो VHP, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कर रहे थे। और सब कुछ तय था, पहले से ही सब कुछ तय था कि किस तरह से यात्रा कहाँ से जाएगी, किन किन मंदिर से दर्शन होंगे, और जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो कहाँ कहाँ मंदिरों में दर्शन करेंगे, सब कुछ तय था। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज भी थी, कुछ और भी ऐसी प्लानिंग थी जो भयावह होने वाली थी, और ये भी पहले से तय थी। दोस्तों, इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन CSE की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है IAS बनना, इस एग्जाम को क्रैक करना, तो यहाँ भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लेकर आया एक प्रोग्राम P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इस प्रोग्राम का नाम है। और यहाँ पे आपको प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। कई सहूलियतें मिल जाती हैं, कई सारे आपको इसमें एडवांटेजेस मिल जाते हैं, बेनिफिट मिलते हैं। और यहाँ पर आपको 2 बैचेस मिल जाते हैं, एक मॉर्निंग बैच है, एक इवनिंग बैच है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इनमें से एक बैच चूज कर सकते हैं। और जो आप इस बैच को चूज करेंगे, अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नीचे जो आपको कोड दिख रहा है VJ Live, इस कोड को लगाते ही यहाँ पर आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। जो 65,000 का कोर्स है वो आपको 30,000 में मिल जाता है, 29,999 में वो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्काउंट तो लेंगे ही, लेकिन साथ में आप अपनी जो तैयारी है उसको बहुत मजबूत बनाएंगे। तो जल्दी से जल्दी अपना कोर्स सेलेक्ट करिए, इस कोड को लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। 31 जुलाई को जो हुआ उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बैकग्राउंड में चलते हैं 5 महीने पहले। 5 महीने पहले मेवात रीजन में ही 15 फरवरी 2023 की बात है, जब हरियाणा के भिवानी में, लोहारू में एक जीप मिलती है, और उस जीप के अंदर 2 शव थे, जले हुए शव। ये 2 शव थे नासिर और जुनैद के, जो कि राजस्थान के भरतपुर में रहते थे। मेवात रीजन के अंदर ही ये जगह आती है। अब यहाँ पे जब ये 2 शव मिले थे जले हुए, इसकी तहकीकात जब की गई तो पता ये चलता है कि यहाँ पे ऐसी बातें सामने आती हैं कि ये जो लोग थे इनको इस शक में मारा गया है, या ये बातें सामने आई थी कि ये लोग गाय की तस्करी कर रहे थे। जो बीफ होता है, गाय का जो मांस है, उसकी तस्करी कर रहे थे। यहाँ पे नाम सामने आता है मोनू मानेसर का। मोनू मानेसर एक गौ रक्षक, एक अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बजरंग दल से संपर्क में। और मोनू मानेसर का ये नाम इस तरह से सामने आता है कि उसकी वजह से उसने यहाँ पे इन लोगों को मारा है।
इस केस में राजस्थान के भरतपुर की जो पुलिस है उसने मोनू मानेसर को नामजद किया है, वांटेड लिस्ट में है। साथ ही साथ में मोनू मानेसर के पहले भी कई सारे ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसमें किसी आगे ट्रक को पीछा करते हुए ये लोग अपनी गाड़ी में गौ तस्करी के शक में उसका पीछा करते हैं। इस तरह के वीडियो यहाँ पे सामने आते हैं। फेसबुक पर सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा फैन बेस है, लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। तो अब यहाँ से ये चीज जो हुई थी 15 फरवरी को, 5 महीने पहले, इस यात्रा से, यहाँ से ये जो गुस्सा था मेवात रीजन में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके अंदर मोनू मानेसर को लेकर, वो लगातार बढ़ता जा रहा था और किसी को ये नहीं पता था कि ये किस तरह का रूप आगे ले सकता है। अब हुआ क्या, ये मामला करीबन 5 महीने तक शांत रहा। जुलाई 2023 आता है और जुलाई 2023 में ये जो नलर महादेव के मंदिर से 31 जुलाई को यात्रा जो निकलनी थी, इसके करीबन एक हफ्ते पहले मोनू मानेसर का एक वीडियो रिलीज होता है और इस वीडियो में मोनू मानेसर ने यह बताया था कि वो इस यात्रा में अपील की थी कि कई सारे जो ज्यादा से ज्यादा लोग जो श्रद्धालु हैं वो इस यात्रा में शामिल हों और वो खुद इस यात्रा में आने वाला है। मोनू मानेसर का यहाँ पे जैसे वीडियो रिलीज होता है उससे ये मामला और ज्यादा उग्र हो जाता है और इसके बाद में मुस्लिम कम्युनिटी के कई सारे ऐसे लोग थे, उन लोगों ने भी अपने वीडियो डालने शुरू कर दिए। पूरा का पूरा जो माहौल था नूह का और इस यात्रा का, ब्रजमंडल जो जलाभिषेक यात्रा थी, ये पूरा माहौल नूह का गर्म था। सबको ये पता था कि कुछ ना कुछ बड़ा इसमें हो सकता है, क्योंकि हल्की फुल्की झड़प पहले भी 3 साल से यात्रा चली आ रही थी, हर बार होती थी, लेकिन इस बार भी कुछ बड़ा होने वाला था, इसकी पूरी जानकारी थी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर होता है। 31 जुलाई का वो दिन आ चुका था। करीबन 10 दिन से, पिछले 10 दिनों से लगातार वीडियोस यहाँ से वहां वायरल हो रहे थे, धमकियां दी जा रही थी एक दूसरे को, अपशब्द कहे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो इंटेलिजेंस है, जो सरकार है, जो प्रशासन है, उसका बहुत बड़ा फेलियर सामने आता है। ना वहां पे कोई प्रॉपर पुलिस की तैनाती थी, ना वहां पे किसी फोर्स को ढंग से भेजा गया था, ना ही वहां पे कोई इंटेल था यहाँ पे हमारी फोर्सेस के पास में, पुलिस के पास में, कि ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कुछ इस तरह की प्लानिंग चल रही है या क्या वहां पे प्लानिंग है, कुछ भी यहाँ पे पता नहीं था। 31 जुलाई का दिन आता है, यात्रा के लिए हजारों लोग की भीड़ नलर महादेव के मंदिर पहुंचने वाली थी और यहां से होते हुए इस यात्रा को श्रृंगार मंदिर तक जाना था। करीबन ऐसे 3 मंदिर थे जिनको ये लोग कवर करने वाले थे इस यात्रा में। इस यात्रा के अंदर पानीपत का एक 22 साल का लड़का था, अभिषेक चौहान, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता था, अपना घर में कमाने वाला एक बड़ा लड़का था। यहाँ पे ये जो अभिषेक था, इसकी कार रिपेयरिंग का काम करता था। करीबन 2 सालों से उसने अपनी खुद की दुकान भी डाल ली थी पानीपत के अंदर। घर के पास में हनुमान जी का एक मंदिर था, वहां पे उसने पाठ शुरू कराया था हनुमान चालीसा का और रोजाना पूजा करता था, बजरंग दल से जुड़ा भी हुआ था। 31 तारीख की यात्रा में अभिषेक अपने दोस्त के साथ में जाने वाला था। पानीपत से, उसके शहर से, अभिषेक के शहर से एक बस में करीबन 50 से 60 लोग यहाँ से नूह के लिए निकले थे इस यात्रा के लिए। अब यहाँ से ये लोग करीबन सुबह 6 बजे निकले थे और 11:30 बजे तक ये लोग यहाँ पहुंच चुके थे। एक मंदिर के दर्शन कर चुके थे, एक मंदिर के दर्शन ये लोग कर चुके थे और इस बीच में दर्शन के बाद में अभिषेक की अपने पिता से बात होती है फोन पे। पिता ने पूछा कि भाई क्या हालचाल है वहां के, कोई लड़ाई तो नहीं हो रही, कोई झगड़ा तो नहीं हो रहा है। उसने बताया कि नहीं, सब कुछ सही है, भंडारा भी कर लिया है और इसके साथ ही एक मंदिर के दर्शन हो गए, अगले मंदिर के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं और अभी तक कोई झगड़ा वगैरह नहीं है। उस समय तक वहां पे कुछ भी नहीं था। उसने बताया कि अभी जो दर्शन है वो हो चुके हैं, अब हम दूसरे मंदिर के लिए जा रहे हैं। 3 मंदिर के दर्शन करने थे। पुलिस के जवान भी इस समय वहां पे तैनात थे। पुलिस के करीबन बताया जाता है कि 50-60 जवान, 70 जवान वहां पे थे। लेकिन ये भी बताया जाता है कि उनके पास में डंडे थे, वेपन्स किसी के पास में वहां पे ज्यादातर जवानों के पास में नहीं थे, जबकि इस तरह की सिचुएशन थी कि वेपन्स के साथ में वहां पे प्रॉपर जवानों को तैनात होना चाहिए था। तो ये बताते हैं कि डंडे वहां पे पुलिस के जवानों के पास में थे। अब ये जो यात्रा थी ये करीबन 2 बज गए थे 31 जुलाई को। 2 बजे के आसपास ये जो यात्रा थी वो दूसरे मंदिर के लिए रवाना होती है, निकलती है यहाँ से। बसों में ये लोग अपनी बैठे हुए थे। इसी के बीच में नूह का जो चौक है वहां पे ये जो बसें थी वो पहुंचती हैं और जो अभिषेक की जो बस थी वो करीबन 1 किलोमीटर पहले वहां से रुक जाती है नूह के चौक से। ड्राइवर ने बताया कि आगे दंगा हो रहा है और ये यहाँ पे इस तरह से होना शुरू हुआ था कि करीबन 2 बजे के आसपास ये खबरें फैल गई थी पूरे नूह में कि मोनू मानेसर यहाँ पे आ चुका है। इस तरह की खबरें, इस तरह के रूमर्स वहां पे फैल चुके थे, जबकि मोनू मानेसर यहाँ पे आया नहीं था। ये बताया गया है कि उसको पहले ही वहां पे रोक दिया गया था जब वो निकलने वाला था। इस तरह की बातें सामने आती है। मोनू मानेसर यहाँ पे आया नहीं था और ये रूमर्स फैल जाते हैं कि वो वहां पे आ चुका है। और इसके बाद में लगातार जो दंगाई थे उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, बसों को जलाना शुरू कर दिया, दंगा शुरू कर दिया।
दंगा इस तरह का हुआ कि लगातार बसों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे, आगे वाली बसों को जला दिया गया। इनके ड्राइवर ने जब इन लोगों को बताया इस बस में कि आगे वाली बसें जला दी गई हैं, ये लोग इस बस से उतरते हैं यहाँ से, लेकिन वहां से अचानक से आसपास से पत्थरबाजी होने लगी, पेट्रोल बम फेंके जाने लगे, शीशियां थी, कांच की बोतलें थी, उनमें पेट्रोल भरकर पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, आगजनी हो रही थी। इसके बाद ही सडनली फायरिंग शुरू हो जाती है। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, गोलियां चलना शुरू हुई, ये जो भीड़ थी लगातार ये बसों से निकलकर अलग अलग लोग इधर उधर भागने लगे, अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास में नूह के जो घर थे वहां पे जाके उनके दरवाजे खटखटा रहे थे, लेकिन कोई खोल नहीं रहा था क्योंकि वो लोग भी अंदर डरे हुए बैठे थे। इस तरह का माहौल हो गया था उस मंदिर के पास में। इन सब लोगों ने, जो अभिषेक था और बाकी बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, इन लोगों ने जितने भी लोग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, इन सभी को ले जाके मंदिर के अंदर वहां पे छुपाया। करीबन 2-2:30 बजे की बात है जब ये लोग मंदिर में जाके अंदर छुपते हैं, और बताया जाता है कि 2000 से ज्यादा लोग थे जो उस समय मंदिर में शरण ले चुके थे, जो वहां पे जाके छुपे हुए थे। आसपास जो मंदिर है वो मंदिर है अरावली पहाड़ियों के बीच में, तीनों तरफ से उसको पहाड़ियों से वो घिरा हुआ मंदिर है। और ये जो फायरिंग हो रही थी ये एम करके लगातार पहाड़ियों के ऊपर से जो दंगाई बैठे थे वो यहां से कर रहे थे। पहाड़ी भी इस तरह की है कि इस तरफ वहां पे नूह है, मतलब जो हरियाणा है वो है, और पहाड़ी के उस तरफ राजस्थान का बॉर्डर आ जाता है, वहां से अगर उस तरफ जाया जाए तो राजस्थान आ जाता है। इस तरह से वहां से लगातार पहाड़ी से फायरिंग होना शुरू होती है। अब जो अभिषेक का दोस्त था यहाँ पे, उसके पेट में पत्थर लगा हुआ था, तो वो भी मंदिर के जाके अंदर बैठ गया था। अभिषेक जो था इस बीच में वो बाकी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ में मंदिर के जो गेट हैं उन पर खड़ा हुआ था, अलग अलग जगह पे बजरंग के कार्यकर्ता खड़े थे, बीएचपी कार्यकर्ता खड़े थे। इसी बीच में अभिषेक का जो दोस्त था उसने उसको कॉल किया, अभिषेक को, और बाहर का हालचाल पूछा कि किस तरह से वहां पे, क्योंकि अंदर ये लोग छुपे हुए थे मंदिर में महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में। दोस्त ने जब पूछा कि तू कहाँ पे और क्या हो रहा है बाहर, उसने बताया कि मैं गेट पे हूं और अगर तू अभी आ सकता है तो आजा बाहर। लेकिन इसी बीच में अचानक से एक बार फिर से मंदिर से फायरिंग होना शुरू हो जाती है। लगातार मंदिर से जो ऊपर से पहाड़ियों से फायरिंग होना मंदिर के ऊपर शुरू हो जाती है। मंदिर के बाहर जितने लोग खड़े थे उनके बीच में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। मंदिर के अंदर भी जो लोग थे वो भी यहाँ से वहां भागने लगे। बुरी तरह यहाँ पे भगदड़ मच चुकी थी। और इसी के साथ में जो फायरिंग थी, वो लगातार जो फायरिंग हो रही थी उसमें एक गोली आके अभिषेक को लग जाती है। बताते हैं कि अभिषेक के चेस्ट में आके, छाती में वो गोली लगी। और इसके साथ जो आसपास के जो उसके साथ के लोग खड़े हुए थे, उन्होंने जब ये कोशिश की कि उसको उठाया जाए तो दंगाइयों ने पत्थरबाजी लगातार शुरू कर दी। साथ में जो आसपास लोग थे वहां से फायरिंग होने लगी। तो ये लोग यहां से जब अभिषेक को उठा के एम्बुलेंस में रखते हैं तो बताया जाता है कि वो जब एम्बुलेंस आगे निकली है, उस एम्बुलेंस को रोक कर, बिल्कुल टारगेट कर कर कि ये कार्यकर्ता है या ये लीडर है इन लोगों का, या ये बजरंग दल का सदस्य, तो इसको मारना है। इस तरह से टारगेट उसको किया गया कि उसको जब गोली लग चुकी थी, उस एम्बुलेंस को जिसमें उसको ले जाया जा रहा था, उस एम्बुलेंस को बीच रास्ते में रोककर अभिषेक का यहाँ पे गला रेत दिया जाता है। जिसको गोली लग चुकी है उसका गला बीच में रास्ते में रोककर काट दिया। उसके बाद में ये भी बताया कि उसके सिर पर भारी पत्थर से वार किया गया। उसके सिर बिल्कुल जो था वो इस तरह से जख्मी था कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। वो पत्थर से उसको, भारी पत्थर उसको मारा गया। अब इस बीच में पानीपत में इधर क्या चल रहा था कि अभिषेक के घर पे, कि जब उसके पिता, करीबन 4 बच्चों के थे इस समय तक, अभिषेक के साथ ये सब चीजें हो चुकी थी। 4 बजे जब उसके पिता घर पे आते हैं काम से लौटकर, उन्होंने टीवी चालू करके देखा, तब उन्हें पता चलता है कि नूह के अंदर जो मंदिर है नलर महादेव का, यहाँ पे वायलेंस हो चुका है, हिंसा भड़क चुकी है, दंगा हो रहा है, हमला कर दिया गया है। हिंसा यहाँ पे इस तरह से भड़की थी नूह के अंदर कि लगातार पथराव, फायरिंग, आगजनी, हत्याएं, खौफ का एक माहौल था करीबन। और ये माहौल जो है वो 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहा है। 4 घंटे तक लोग उस खौफ में रहे हैं उस मंदिर के अंदर छुप के कि कहाँ से कोई गोली आके तो नहीं लग जाएगी, किस तरह से यहाँ पे चीजें हो रही थी। इस बीच में कई सारे लोगों की जाने गई हैं, 6 लोगों की करीबन जाने गई हैं। 81 से 82 लोग अभी तक जो है वो इसमें इंजर्ड हुए थे बहुत बुरी तरह से। 1:30 बजे के आसपास करीब ये दंगा जो था वो जब शुरू हुआ था। इस समय बताते हैं कि नूह के जो बाकी दुकानदार थे, इन लोगों ने पहले ही अपनी दुकानें बंद भी कर दी थी। दुकानें पहले बंद की जा चुकी थी। और जब ये फायरिंग शुरू हुई है 2:30 बजे के आसपास, करीबन 40 मिनट तक ये फायरिंग लगातार चली है, बीच में रुक गई थी, उसके बाद दोबारा शुरू हुई। लोग जो मंदिर के अंदर थे वो करीबन 3 घंटे तक छुपे रहे वहां पे, 3 से 4 घंटे वो लोग। और इस बीच में दंगाइयों ने पूरे शहर में, नूह के अंदर अलग अलग इलाकों में तोड़फोड़ की। जो लोग अपनी दुकानें बंद करके जा चुके थे, जब उन्होंने आके देखा है इस दंगे के बाद में करीबन 4, साढ़े 4 बजे के आसपास, उन सब की दुकानें तक लुट चुकी थी। दुकानों के अंदर से तोड़फोड़ की गई थी, सामान को चुराया गया था।
इस तरह का भयावह माहौल उस 4 घंटे के बीच में नूह ने देखा था। स्थिति इतनी ज्यादा भयावह थी कि फायर ब्रिगेड में आग लगा दी गई, पुलिस थानों में तोड़फोड़ कर दी गई। नूह का जो साइबर क्राइम का थाना था उसमें 1000 लोगों की दंगाइयों की भीड़ ने हमला कर दिया, 4 गाड़ियां जला दी पुलिस की, पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हुई, पुलिस वालों को मारा गया, पुलिस वाले तक वहां पे सेफ नहीं थे। हरियाणा पुलिस के 2 होमगार्ड की यहाँ पे मौत होती है, नीरज और गुरसेवक, जो कि गुड़गांव के बताया जाता है खेड़की दौला पुलिस स्टेशन में उनकी पोस्टिंग थी। इन दोनों की यहाँ पे मौत हो जाती है। पुलिस वाले यहाँ पे बुरी तरह से भाग रहे थे यहाँ से वहां, क्योंकि उनके ऊपर भी लगातार दंगाई हमला कर रहे थे। दंगाई इतने ज्यादा नफरत में चूर थे यहाँ पे कि नूह चौक पर जो अलवर हॉस्पिटल है उसमें जिन लोगों का इलाज करने के लिए लोगों को ले जाया गया था, जो वहां पे लोग थे अंदर, उस अलवर हॉस्पिटल के ऊपर हमला कर दिया, अस्पतालों के ऊपर हमला हो रहा था यहाँ पे। ऐसा ही उस दिन बजरंग दल के एक और कार्यकर्ता के साथ में हुआ था, प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा बागपत के पांची गांव का रहने वाला एक गरीब परिवार का लड़का था, घर का अकेला कमाने वाला लड़का, बुजुर्ग माँ बाप। इस तरह का उसका हुलिया था। एक तरह से बताया जाता है कि बजरंग दल कार्यकर्ता था, पूजा पाठ के कार्यक्रम में लगा रहता था, माथे पर तिलक लगाना, कलावा पहनना, ये सब चीजें वो लगातार इनमें बहुत आगे से भागीदारी रखता था, लोगों को सीख देता था, अपने जो आसपास के बच्चे थे उन्हें पूजा पाठ के कार्यक्रमों में ले जाने की, लगातार उनसे बोलता था। लेकिन ये जो यात्रा थी 31 तारीख की, उसमें प्रदीप भी यहाँ पे गया हुआ था। जब वहां पे भगदड़ मची नूह के अंदर नलर महादेव के मंदिर में, तो बताते हैं कि प्रदीप वहां से निकल चुका था। लेकिन आप ये देखिए कि वो जब वहां से निकल भी गया था भगदड़ के बाद, करीबन 20-22 किलोमीटर दूर सोना में उसके ऊपर हमला होता है, प्रदीप की गाड़ी के ऊपर हमला होता है। और इसके बाद में प्रदीप को इस हमले में जब वो घायल हो गया तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन वहां पे उस हॉस्पिटल से निकाल कर प्रदीप को यहाँ पे मार दिया गया था। जब उसकी बॉडी मिली है, उसके सिर पे भारी भरकम पत्थर से उसके एकदम सिर के बीचों बीच गड्ढा हो चुका था, उसके ऊपर इस तरह से वार किए गए थे लगातार। इस तरह का भयावह माहौल था और करीबन 6 लोगों की यहाँ पे मौत हुई, जिसमें प्रदीप शर्मा, अभिषेक चौहान, होमगार्ड गुरुसेवक, होमगार्ड नीरज, ये लोग भी शामिल थे। 31 जुलाई को नूह के अंदर इस भयावह माहौल के बाद करीबन 6:30 बजे के आसपास, वहां पे 4 घंटे के बाद पुलिस यहाँ पे भारी मात्रा में फोर्स पहुंचता है। इसके बाद जो दंगाई थे वो भागते हैं और बताया यह जाता है कि दंगाई जो पहाड़ियों पे थे वो उस साइड, जो दूसरी साइड राजस्थान की साइड, वहां पे भाग गए थे, बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गई। साथ में यहाँ पे 6:30 बजे तक करीबन जो मंदिर में छुपे हुए लोग थे, 7 बजे के आसपास इनको इवैक्यूएट कर लिया गया, सेफली इनको यहाँ से निकाल लिया गया। लेकिन इसके साथ ही 7:30 बजे के आसपास तक नूह के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया, धारा 144 लागू कर दी गई थी। इस दिन रात में ही हरियाणा पुलिस ने नूह में जो दोनों पक्ष थे, हिंदू मुस्लिम, उनके साथ में पहली पीस मीटिंग की, पहली शांति वार्ता की उनके बीच में संबंध सही रखने के लिए। लेकिन दंगाई जो थे वो अपना काम कर चुके थे और ये जो आग थी अब ये बढ़ने वाली थी। इसी रात, आधी रात को, 31 जुलाई और 1 अगस्त की जो बीच की आधी रात थी, उस रात को गुड़गांव के सेक्टर 57 में एक मस्जिद में आग लगा दी जाती है। यहाँ पे मस्जिद के अंदर जो इमाम था वो मार दिया जाता है, उसको मारा जाता है। गुड़गांव के खदरपुर में, बादशाहपुर में बवाल होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कई सारी दुकानों को, घरों को आग लगा दी गई। आगजनी यहाँ पे गुड़गांव तक पहुंच चुकी थी। उस दिन इस तरह का माहौल था कि ये जो आग थी दंगे की, वो नूह, सोना और यहाँ से होते हुए गुड़गांव तक पहुंच चुकी थी, जिसको टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है। इतने बड़े सिटी, इतने बड़े शहर के ऊपर भी अब ये जो दंगा था, इसके जो साए थे, वो जो बादल थे, मंडरा रहे थे लगातार। अगला दिन आता है। अगले दिन हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज, उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने ये बताया कि ये एक जो पूरा अटैक हुआ है, दंगा हुआ है, ये पूरा प्री प्लान था, ये एक प्री प्लान अटैक था। अब यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि अगर ये प्री प्लान अटैक था तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस वहां पे क्यों प्रॉपर तैनात नहीं थी, फोर्स क्यों नहीं भेजी गई थी, क्यों इस तरह की कोई इंटेल नहीं थी कि यहाँ पे इस तरह का कुछ होने वाला है। पुलिस को, गुड़गांव पुलिस को इसके बाद में अगले दिन पे कुछ ऐसी खबरें भी मिली हैं कि जो पेट्रोल पंप थे वहां से जो लूज पेट्रोल होता है वो खरीदा जा रहा था। इसके बाद में कोई संदिग्ध ऐसे कुछ लोग थे जो लगातार यहाँ से पेट्रोल, जो लूज पेट्रोल होता है, उसको खरीद रहे थे। प्रशासन ने इसके बाद में इस पर बैन भी लगा दिया, लूज पेट्रोल की खरीद पर। लेकिन बैन लगाने से अब क्या फायदा है जब ये दंगा हो चुका है और ये जो पेट्रोल बम बनाए गए थे ये फेंके जा चुके थे, इनसे लोग क्षतिग्रस्त हो चुके थे, लोग घायल हो चुके थे।
दंगे के 2 दिन बाद 3 अगस्त को हरियाणा पुलिस ने करीबन 116 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया नू वायलेंस के इस केस में। 29 FIR यहाँ पर रजिस्टर की जाती हैं इस पूरे नू वायलेंस में। जो शवों का जो डेथ टोल था वो करीबन 6 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी थी, 80 से 85 लोग घायल हो चुके थे। 31 जुलाई के बाद से 7 अगस्त तक जो प्रशासन है उसने करीबन 500 से ज्यादा जो बिल्डिंगें थी गुड़गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर नू में 500 से ज्यादा बिल्डिंगों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये बिल्डिंगें उनकी थी जो लोग इसमें शामिल थे। ये बताया गया कि ये उन लोगों की बिल्डिंगें जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, जिन लोगों ने फायरिंग की है, जो नू वायलेंस में शामिल थे। सरकार ने SIT बनाई, STF बनाई। STF ने नू के जो मलिक नर्सिंग होम है वहां से एक इरफान नाम के शख्स को पकड़ा, बताया कि बहुत बड़ा एक आरोपी है, ये भी दंगों में शामिल था और बड़े लेवल पर शामिल था। तो ये नर्सिंग होम में, मलिक नर्सिंग होम में छुपा हुआ था, वहां से इसको पकड़ा है नू से, जो STF है उसने कार्रवाई करते हुए। अब तक करीबन 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है और 8 अगस्त तक जो इंटरनेट सेवाएं वो बंद थी और कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है नू के अंदर। सवाल यहाँ पे ये उठता है सबसे बड़ा कि जब सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे, यात्रा के करीबन 10 दिन पहले से ये बातें पता थी कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से, यहाँ से बजरंग दल की तरफ से लगातार जो वीडियोज है, मोनू मानेसर के आने की भी खबर है। ये सब चीजें जब लगातार हो रही थी तो फिर प्रिवेंटिव अरेस्ट क्यों नहीं किए गए? जब भी कभी किसी शहर में कोई बड़ा नेता आ रहा होता है, कोई बड़ा मंत्री आ रहा होता है, तो आप लोगों को ये शायद ही पता हो कि वहां पे कई सारे ऐसे लोग होते हैं अपोजिशन के, जो लीडर्स होते हैं, जो युवा कार्यकर्ता होते हैं, उनको नजरबंद रखा जाता है, उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट पहले से किए जाते हैं कि ये लोग ऐसे कुछ लोग जो दंगा ना भड़का दें, जो बड़ा नेता आ रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन ना कर दें, उसको कुछ हमला ना हो जाए, इसके लिए प्रिवेंटिव अरेस्ट किए जाते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी यात्रा यहाँ पे होने वाली थी नू में 31 जुलाई को, उसके पहले इतने वीडियोस वायरल हो रहे थे, इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेलियर सामने आता है कि एक भी प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा मुद्दा है जो सामने बहुत बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है कि किस तरह से प्रशासन यहाँ पे काम कर रहा था। और इसके बाद में जब होम मिनिस्टर है वो ये बता रहे हैं कि ये जो था ये प्री प्लान था, ये लग रहा है कि ये प्री प्लान था, क्योंकि जिस तरह से उनके पास में असला बारूद था, जिस तरह से बंदूकों से वो लोग लगातार पहाड़ी से फायरिंग कर रहे थे, तो ये पहले से प्री प्लान था। खैर, यहाँ पे पुलिस फोर्स को तैनात होना चाहिए था और बाद में करीबन 6:30-7 बजे के आसपास जाके पुलिस ने जो इवैक्यूएट किया है, करीबन 2000 लोगों को यहाँ से मंदिर से निकाला गया है। तो ये सब चीजें सामने आती हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल इस तरह के भी खड़े होते हैं कि भारत जो है किस दिशा में जा रहा है, हम लोग किस दिशा में यहाँ पे बढ़ रहे हैं। एक बहुत अच्छी लाइन है कि ना तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इंसान नहीं बनना है, उन्हें दंगाई बनना है, उन्हें दंगे भड़काने हैं, लोगों के बीच में नफरत पैदा करनी है, नफरत फैलानी है। और इस नफरत में उन लोगों का कुछ नहीं जाता है, जाता है निर्दोष आदमी का। दुकान जलती है निर्दोष आदमी की, घर जलाया जाता है निर्दोष आदमी का, बीच चौराहे पर मारा जाता है एक निर्दोष माता पिता के लड़के को, एक घर के एक अकेले सहारे को। तो ये सब चीजें बहुत ही सोचने पर मजबूर करती हैं कि भारत जा किस ओर रहा है, और इस पर हम लोगों को विचार जरूर करना चाहिए। तो ये था आज का एपिसोड नू वायलेंस के ऊपर। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। इसमें आपको बहुत सी ऐसी चीजें पता चली होंगी जो आपको नहीं पता होंगी अभी तक, कि नू में उस दिन असल में हुआ क्या था। ये हमने आपको इसमें बताने का पूरा प्रयास किया है। आगे आने वाले और भी वीडियोस हम आपके लाते रहेंगे। आप भी अपने टॉपिक्स हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।